प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी का ये लेक्चर है। और अभी हम लोग सिर्फ गद्य खंड पर ध्यान दिए हुए हैं, मतलब कहानी को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम्स हर मंथली हो रहे हैं, तो आपको उसको भी ख्याल रखना है अपने एग्ज़ाम को, क्योंकि आपका पेपर है तो बिल्कुल आपकी तैयारी होनी चाहिए। कुछ घर पे पढ़ते रहिए, थोड़ा एडवांस पढ़िए, मतलब जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उसको रिवाइज कीजिए। वर्णिका हो गया, आपके एसएसटी में जो भी बुक्स हैं उसको रीड कीजिए। रीड करके और एक काम कीजिएगा, आपके पास अगर आपके पास 2 क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। एक ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है जो इसमें चैप्टर बाई चैप्टर कर दिया है, जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ कि आपके पास ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा ही होगा। बस अब आपको, मुझे लगता है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ने वाले विषय हैं, जहाँ पढ़ के याद किया जाता है, उसको अपने से याद रखने हैं, उन सभी से आप अच्छे कर लेंगे। रीड कीजिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ट्राई कीजिए, और एक बार क्वेश्चन बैंक एनालाइज कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। आपका काम हो जाएगा, यानी आप कहीं ना कहीं कर्मवीर कहलाओगे। आपने पढ़ा भी था। जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी करता है उसके लिए बहुत अच्छी बातें होती हैं। तो आज जल्दी हम थोड़ा समय बचाते हुए लेक्चर शुरू करेंगे। और देखता हूँ जब हम टाइम पर ख़त्म कर ले, थोड़ा लेट हो चुका हूँ सुबह सुबह। चलो देखो, आज हम बजे इसमें आपको गद्य खंड में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, थोड़ा एक बार वन शॉट रिवाइज कर लेते हैं। हमने श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ लिया था, जो क्या एक निबंध है जिसको लिखा था भीमराव अम्बेडकर ने। 20 के दांत जो कहानी थी, जिसको नलिनी बिलोचन शर्मा ने लिखा था, हमने इसको भी पढ़ लिया था। और भारत से हम क्या सीखे, भाषण है मैक्स मुनरो द्वारा लिखी गई, इसको भी हमने पढ़ लिया था। नाखून के बर्तन ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, इसको भी हमने पढ़ रखा है। नारी लिपि, इसके भी हमने पढ़ लिया। इसके सारे क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर के एक्सप्रेशन सब कुछ हो गया है। और रामविलास शर्मा का जो था परंपरा का मूल्यांकन, इसको हमने आखिरी में पढ़ा था। आज अपना नंबर है बच्चे जी चैप्टर नंबर 8 का, जिसको बिरजू महाराज लेखक हैं। और जित जित मैं निरखत हूँ, और साक्षात्कार है खुद। ये साक्षात्कार का मतलब होता है कि किसी को अपना इंटरव्यू देना, किसी के बारे में बताना। तो हम जल्दी थोड़े पढ़ते हैं इनकी, पर इनका परिचय थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे तो ये आप भी खुद पढ़ सकते थे, लेकिन एक बार चलिए, एक बार मिल के हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बातें समझेंगे। और एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन से करा दी जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कहानी बच्चा पढ़ के एमसीक्यू आपको नहीं छूटेगा, थोड़ा हम अभ्यास करा देंगे। और कोशिश करूँगा कि चैप्टर थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग आ जाए। चलो, जित जित मैं निरखत हूँ, जितना मैं, इसका अर्थ ये होगा, मैं जितना जीतता हूँ उतना मैं निरखत हूँ। निरखत में निखरना, उतना बेहतर बनना। यानी जीत जीत के बाद इंसान जितना जीत रहा है, उसके बाद ये निरख रहे हैं, मतलब उसके बेहतर बेहतर होते जा रहे हैं। उस पर शायद ये कहानियाँ हैं, साक्षात्कार है ये, इसको हम पढ़ते हैं। कहते कि आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। पर्यायवाची मतलब होता है उसके समानार्थी। किसके? आज के जो कला प्रेमी हैं, जनसाधारण, और नृत्य रसिक जो नाचते गाते हैं, और कथक, उनके बीच कथक का जो कथक डांस होता है, और बिरजू महाराज, इन सब के बीच। और बिरजू महाराज एक दूसरे क्या हैं, पर्यायवाची हैं। आप इनको कह लें या बिरजू महाराज का नाम ले लें, एकदम पर्यायवाची हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथक में बिरजू महाराज के बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त थी। चलिए इसको जानते हैं हम। महाराज की, यानी बिरजू महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सकता है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक, सौंदर्यबोध और काव्य दिया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कथक के जो व्याकरण बच्चे क्या होता है, किसी चीज़ को सीखने की। और हम लोग देखते हैं व्याकरण क्या है, तो व्याकरण एक ऐसी, व्याकरण वो विद्या है जिसके अंतर्गत हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना पड़ते हैं। यानी कथक के व्याकरण करने का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। ये कथक के व्याकरण ही है। और कौशल को उन्होंने सार्थक और सौंदर्यबोधक और काव्य दिया है। वे कथक के ललित्य के कवि हैं। कैसे कवि हैं? कथक के ललित्य के कवि हैं। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया। यानी कहीं ना कहीं कैसे डांसर थे, कैसे नृतक थे, कथक कैसे ये नाचने वाले थे, तो ये कथक के बहुत उसमें अच्छी ख्याति प्राप्त की, उसको एक अच्छी दिशा दिए हैं। तथा यह सिद्ध किया है, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, इसकी जड़ या स्थिर नहीं है, इसको आगे बढ़ा सकता है, ये अचल है। उनमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। जितने बोलते हैं कि जितने ये कथा है, अपना जो शास्त्रीय कला है, उसमें निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है।
अब चलो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। लखनऊ घराने के वंशज है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज किसके घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज हैं। और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकारों में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर उनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है। ये कहते भोले भाले तो हैं, इनके लगभग बच्चे से भोलापन है इनमें, लेकिन उनकी महान प्रतिभा उसमें है, उसका अंदाज लगा लेना बहुत कठिन है। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, ये बात करते थे कहीं कहीं खो जाते थे। उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना, ऐसे ऐसे कुछ करते रहना। अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौंधता सा उनकी आंखों और फिर वही फुसफुसाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझला कद, कैसे कैसे इनका है देखिए, थोड़ा बन के चेहरे की शारीरिक बनावट बताई गई है। कहते कि सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन थोड़े मोटे ताजे होंगे, मंझला कद यानी थोड़े मिडिल जगह, न लंबे थे ना मोटे थे, नटरे थे, बीच के थे। चिचक के हल्के दाग इनके शरीर में, कहीं ना कहीं के शरीर पर मतलब चिचक के दाग थे, जो माता जी निकलती उसका दाग है। और बड़ी बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है, और अच्छे लगते थे ये। गजब बच्चे, ये साक्षात्कार है, ये अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा है। सौंदर्य मानो मूर्तिमान इनकी सुंदरता से मुझे मूर्ति जैसा देखने में लगती थी। उठाओ, यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, उनकी एक सुंदर, सुयोग्य मतलब अच्छे योग की, सुंदर योग की शिष्या, इनकी खुद चेला थी, छात्रा इनकी शिष्या हैं, मशहूर हैं नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी हैं। चलो यानी इनकी एक शिष्या हैं जो बहुत फेमस हैं, नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक हैं, उनका नाम है रश्मि वाजपेयी। उनसे बातचीत हो रहा महाराज जी का। किंचित संपादित रूप में अवकलित प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अतरंग जीवन उनके आत्मकथानों में झलक उठता है। उनसे बात विचार हो रही उनकी। पाठ के क्रोड़स्थ अंतः पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। कहता कि पाठ के क्रोड़स्थ और अंतः पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। अब ये रश्मि वाजपेयी से बातचीत कर रहे हैं। आपने शुरू में पढ़ा चैप्टर क्या है, साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब किसी को अपना इंटरव्यू देना, किसी से बात विचार करना। चलो ये रश्मि वाजपेयी इनकी छात्रा हैं। अब क्या है, शुरू करते हैं कहानी। कैसी फिल्म चल रहा है देखिए, तो मज़ा लीजिएगा और आराम से पढ़ते चलिएगा। अभी मन में एक बार सुनिएगा, एक बार मन में अभी रीडिंग लगा लीजिएगा, आपका 1 शॉट रिवीजन अभी कभी हो जाएगा। कहते हैं कि रश्मि वाजपेयी की जो छात्रा हैं क्या कर रही हैं, अपने बारे में कुछ बताएं, अपने गुरु से कर रही हैं। तो बिरजू महाराज क्या कहते हैं, जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, इन हॉस्पिटल में जन्म हुआ था 1938 4 फरवरी शुक्रवार। अब इनके डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे आप। देखिए बच्चे, इसमें जीवनी नहीं दिया था तो ये साक्षात्कार है, तो आप जीवनी को यहीं पर ले सकते हैं आप। जैसे मैं बोलूँ कि इनके जन्म कब हुआ था, तो 1938 4 फरवरी जन्म 1938 4 फरवरी। और कहाँ हुआ था जी, हॉस्पिटल में हुआ था, अस्पताल में हुआ था, शुक्रवार के दिन हुआ था। तो इनको हम थोड़ा हाईलाइट करते चलेंगे क्योंकि जीवनी इसमें अलग से नहीं दिया था, तो ये जीवनी इसी में हो जाएगा जब बात विचार हुआ। तो इनका जन्म, बिरजू महाराज जन्म कब हुआ, 1938 को हुआ था, 4 फरवरी को हुआ था, शुक्रवार के दिन। टाइम में दे दिया सुबह 8 बजे। वाह, सारे डिटेल्स हैं क्योंकि हॉस्पिटल में हुआ था, हॉस्पिटल में सब कुछ लिखा जाता है डेटा में। बसंत पंचमी था, वो चलो कितना अच्छी बात है, सरस्वती माता का दिन था, एक दिन पहले हो गया। ओहो, लक्ष्मी जी मान लो कल सरस्वती पूजा है, उनसे एक दिन पहले हो गया, अच्छी बात है। घर में आखिरी संतान, ये घर के आखिरी संतान थे। 3 बहनों के बाद हो, छोटी सी 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी है। अब इससे इनका अनुमान लगा सकते हो,
कह रहे कि जो सबसे मेरी छोटी बहन है और मैं सबसे घर का आखिरी संतान हूँ, वो छोटी बहन हमसे 8 साल बड़ी है। अम्मा अब 28 के लगभग होगी। इनकी जो माँ है 28 साल की हो गई होंगी। कहने का मतलब इनकी 28 साल की माँ है तो इतने बच्चे हैं 8 साल, तो कम उम्र में शादी हो गया होगा। लेकिन वो सब बातें हमसे नहीं पूछे जाएंगे पेपर में, जो है उसी को हम समझते हैं। इनके माँ का उम्र पूछा जाए थी, ब्रज महाराज का माँ का उम्र क्या था, तो लगभग 28 साल बताइएगा। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी वहाँ 22 साल रहे। अब बाकी बहनों का जन्म का रामपुर में हुआ था, क्योंकि बाबूजी उनके वहीं 22 साल तक रहे थे। बड़ी बहन लगभग 15 साल की हो चुकी है, देखिए माँ 28 साल की है और बहन उनकी बेटी 15 साल की हो चुकी है। कह रहे 13 साल में उनकी शादी हो चुका होगा, 13 साल से पहले भी हो गया होगा। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। कुछ जो भी आर्टिस्ट थे उनको राजा रख लिया करते थे अपने राजमहल में। पटियाला भी गए थे, एक जगह का नाम है। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे, ये बता रहे हैं लगभग अपने बारे में। रश्मि बजपेयी से बता रहे हैं। रश्मि बजपेयी को इनकी छात्रा हैं। रामपुर लौट कर आए। रामपुर काफ़ी अरसे रहे, अरसे मतलब बहुत दिन तक रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। जब 5 साल के थे तो नवाब इनको याद कर लिया करते थे, यानी जो वहाँ के राजा थे। हलकारे आ गए तो जाना भी पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। हलकारे मतलब शायद मेरी से बुलाहट होगी। मैंने अनुमान लगाया हलकारे का मतलब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया भी था कि हलकारे का मतलब होता है, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया है गोदी अंक में स्थित। हलकारे में दिया है संदेश वाहक, जो संदेश लाया होगा उसको कर रहा है। चलिए भाई आपकी बुलाहट है। हम कहाँ थे, हाँ हलकारे आ गया, नहीं बुलाहट आ गया, संदेश आ गया, चलो भाई चलो राजा का बुलाहट है, चलो बुलावाया है, चलना ही पड़ेगा। चाहे वक्त कुछ भी हो, कोई भी समय हो, कोई भी टाइम है, वक्त है, बुलाहट है तो चलना ही चलो। 6 साल की उम्र में नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया, यानी जो वहाँ के राजा थे उनको ये बहुत पसंद आ गए थे 6 साल में। हो सकता है इनका नाच डांस जो भी थे देखने में अच्छे थे। मैं नाचता था जाकर, पीछे पैर मुड़कर बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा साफा अचानक पहनकर अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान। उन्होंने मेरी तनख्वाह भी बांधी थी और तनख्वाह बांधे थे। बाबूजी रोज़ हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। वो जो राजा के पास नौकरी चाहते हैं, नौकरी छूट जाए। दिल्ली बजरंग बली से प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उनसे दुआ मांग रहे हैं कि बजरंग बली अब कृपा कीजिए, 22 साल गुजर गया है, अब यहाँ से नौकरी किसी तरह छूटे कि जाए यहाँ से। नवाब साहब बहुत नाराज़ कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा। अब नवाब साहब बहुत नाराज़ कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। नवाब साहब बहुत नाराज़ कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। ये बहुत इंसान थे, 22 साल हो गया था जब उनका जन्म नहीं होता। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी जब उनका जन्म हो गया था। हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया कि जान छुट्टी। वहाँ से फिर निर्मला जी यानी निर्मला जोशी की बात कर रहे हैं कि स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक में चले गए। अब वहाँ से चले गए कहाँ पर, निर्मला जी जोशी के स्कूल में। यहाँ से यानी यहाँ से मतलब जहाँ पर अभी काम कर रहे थे राजा के पास। कहाँ पर काम कर रहे थे बच्ची जी, रायपुर में। अब रायपुर से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। चलो हाँ, अब वहाँ पर एक हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल में चले गए। जो भी होगा एक डांस का ग्रुप होगा, जो भी ऑर्केस्ट्रा जैसे हम लोग समझते हैं जहाँ पर डांस किया था, वो नृत्य का कला दिखाई थी, उसी ग्रुप में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करे। ये शायद 43 की बात होगी, जब ये 43 के हो गए तब की बात होगी। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच चल रहा था। एक दिल्ली में टॉकीज था जो बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में तो होता कि वार्तालाप करना, बहुत लोग मिले होंगे, उसमें इनका डांस चल रहा था। यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। इनको एक आर्टिस्ट के रूप में वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। उस उम्र में न जाने क्या नाच रहा होऊंगा, खुद पता नहीं। तबला बाबूजी ने बजाया, अक्सर वे बजा देते थे।
पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी कि अक्सर जहाँ वे खुद नाचते थे तो मैं पहले मुझे नचवाते थे। यानी कभी-कभी इनके पिताजी भी नृतक थे, डांसर थे, कथक डांसर। पहले वो इनके पिताजी अगर नाचते थे तो पहले इनसे ही नचवाते थे, पहले चलो शुरू इसी से करना है। खूब ज़ोरों से जमकर नाचता, ये खूब अच्छे से नाचते थे। यूँ मुझे याद तो नहीं था, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़ों का मेजरमेंट मैं फट से याद कर लेता था। जो भी कुछ इनके पिताजी बोलते थे ये तो छोटी-छोटी बात ये तुरंत याद कर लेते थे। जैसे दिग देते थे, जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल दे रही हैं, जैसे दिग दिग थेई थेई ता थेई। अरे ये कथक है ना, दिग दिग थेई ता थेई। ये तुरंत ऐसे छोटे-छोटे ये बात याद कर लेते थे और उस पे डांस करना शुरू कर देते थे। मैं अंदाज़ कर लेता था कि यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में है, अच्छा है। यह मेरी नाप कहते कि यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा। कहते कि भगवान की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से मेरा ये सब ठीक रहा। खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में थी। एक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, कपिला जी, लीला कृपानी इत्यादि आदि लोग कहाँ थे? हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में वो लोग थे। कुछ महिलाएं थी, उनके बाद ये नाम ले रहे हैं। बाबूजी के साथ मैं रोज़ आता था, हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी। तांगे में मुझे हैट पहनकर बहुत शौक था। इनके कहते कि मुझे ये टांगे में जब आते थे लौट के तो उनको नींद आती थी। मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। हैट क्या है? हैट कोई कपड़ा हो सकता है। बहुत बड़ी कहानी है, मैं ऐसे टाइम पे लेके बैठ गया हूँ, लगता है ख़त्म करूँगा कि नहीं, देखते हैं। चलो इसका पार्ट 2 में कर लेंगे। पहली बार लगता है मेरा वन शॉट लेक्चर नहीं हो पाएगा। कोशिश करते हैं बच्चे जी, आप साथ दीजिए, कोशिश हो रहा है। सिर्फ समय का अभाव है, नहीं तो ख़त्म किया, कुछ भी खत्म हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, सब था। एक बार मुझे हैट कहता कि इनको हैट पहनने का, हैट समय कपड़े पहना हुआ है जो उनको पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहने तांगे में लेटा था। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी, चेकिंग भी चल रहा था। हैट गिर गया तो मुझे गुस्सा आ गया। आते थे मैं स्कूल में सो जाते, फिर उठाया। झंडे वालन के पास उस समय यूँ भी डर लगता था। पहाड़ी से रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे, मतलब कोई भी औजार लेकर नहीं घूम सकते थे। और ये टांगा चला देते, उनके हाथ में छड़ी था। खैर उन कहाँ चले गए हम? हाँ ठीक, लगता था बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस ने टोका भी, क्योंकि उस समय दिन ये सब नहीं रख सकते थे। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन भी बीतते रहे, लेकिन कपिला जी, लीला जी जो हायर ट्रेनिंग में थी और बहुत ऊंचे ट्रेनिंग में थे, मतलब उन लोग को उच्च ट्रेनिंग चल रहा था, प्रशिक्षण वो अब सीख रहे थे, तो उनका ऊंचा ट्रेनिंग चल रहा था, हाई लेवल का। वो हमें याद कर रहे थे, ये भी याद कर रहे थे। अगले दिन बाबूजी से कहूँ मुझे याद हो गया तो मानते ही नहीं थे। अरे कैसे याद कर लेते, छोटा बच्चा है और हाई लेवल का वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग। फिर जब मैं अम्मा जी से कहे सुन लो, अम्मी से सुन लो मुझे याद हो गया, ऐसे बड़े बड़े होते, ऐसे सुन लो। चलो ये बोलते हैं पापा जी हमको तो याद हो गया, बाबूजी याद हो गया, तो इनको विश्वास नहीं, छोटा बच्चा कैसे याद कर लेता होगा इतना जल्दी, हाई लेवल का डांस जो भी कर चल रहा है। तो ये अब कहते थे कि फिर जब मैं अम्मा जी से कहा सुन लो, अपने माँ से कहते, पापा जी मैंने पापा को विश्वास नहीं तो माँ से बोल रहे हैं, बाबू जी से नहीं तो अम्मा को बोल रहे कि तुम सुन लो माँ। और मस्का लगाया, मस्का लगा मतलब होता हो कि किसी का मतलब मना लेना, अपनी माँ को मनाते थे, मस्का लगाते थे, माँ को अच्छी अच्छी बातें कहते होंगे तो लगाए तो सुनते, तब वो सुनते थे। ऐसे प्रण सुन लेते थे, ऐसे प्रण कीर्तक धुन धुन करते रहते, गीत गाते थे। थोड़ी सी हम इस संगीत थोड़ा लाइन आप इसको कविता के लिए में दोहरा लीजिएगा। कहते श्याम 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 है वृक्षन की पत्तियों में, फूलन की कलियों में, पवन के झरोखन में, श्याम 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 है गुनियन के तालन में, गायक के स्वरण में, कवियन के हृदय में, श्याम 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 है यही ब्रज श्याम, तो सो अरज करे सो कर जोरो, अंत हूँ शरण पाऊँ, श्याम 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 है वृक्षन की पत्तियों में, फूलन की कलियों में। ये कुछ गीत, बड़े बड़े गीत याद कर रहे थे। नटिक देखो कैसे गाते थे, कीर्तक धुन 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 ये पूरा गाते थे, तटिक ता धुन धनी धा धन, ये सब कुछ हम लोग कथक दौरे सुनते भी नहीं हम लोग। कीर्तक धुन धुन नटिकता धनिता,
ये पवन उस 7 साल की उम्र में खूब सुनता। उनको दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह, जैसे 28 साल से यहाँ हूँ, तब तब यहाँ भी नौकरी की। वहाँ रहे कुछ दिन भी लखनऊ आ गए। 2-3 महीने यह स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी कि रामपुर में 3 महीने दिल्ली चले गए और बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते थे। मेरा ही मन नहीं लगता और लगता मैं ऐसे भी क्या करूं। बस इसी तरह वक्त बिताते गए। यहाँ दिल्ली जब मैं हिंदू मुस्लिम दंगे दिल्ली में गए तो हिंदू मुस्लिम को दंगा हो गया और उसमें काट पीट मारा पीट होने लगा, बहुत सारी हत्याएँ होंगी। डर के मारे माँ अम्मा लखनऊ चले गए। अब ये लोग यहाँ से चले गए, बहुत सारा दंगा हुआ है उसमें हिंदू मुस्लिम में, तो कुछ लोग कट्टे मारे होंगे। ये गलत चीज़ें हैं, ये शुरू से चलते आ रही हैं सदियों से, सिर्फ धर्म के चलते ये सब होती हैं। अगर इंसान में शिक्षा है तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये लोग दिल्ली चले गए। तालीम की किस्म की थी, तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनके बाबूजी जाते थे, जौनपुरी, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, मुंबई आदि, इनमें मुझे ज़रूर रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया। उसमें फर्स्ट प्राइज़ भी उनको मिला था। उसमें शंभू महाराज चचा जी और अच्छा ये पूछ लेगा कि उनके चचा क्या नाम था। बिरजू महाराज के चचा जी क्या नाम था, तो याद रखिए, पेपर में पूछ लेता है। शंभू महाराज, बाबूजी दोनों नाचे, बाबूजी चचा और बाबू दोनों नाचे, और मैं उसमें फर्स्ट प्राइज, कहता कि उसमें शंभू महाराज चचा जी हैं और बाबूजी दोनों नाचे, उसमें मैं फर्स्ट प्राइज, मुझे मतलब इनको फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। कहते उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। उसमें शंभू महाराज चचा जी और बाबूजी दोनों नाचे थे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे, भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे भाई बरका तो बरका, ये छुटके निकल गया। चाचा पापा दोनों, चाचा और इसके पिताजी दोनों नाचे थे, तो बड़े में तो बड़े में, छोटे में सुभान अल्लाह निकले, तो बहुत अच्छे हो गए भाई। और मैं बहुत खुश हुआ। चेन और मेडल वगैरह बहुत कुछ मिला इनको। उस समय मैं 8 साल का था। ये क्वेश्चन पूछे, जब उनको फर्स्ट प्राइज मिला था तो ये कितने साल के थे, तो इस समय 8 साढ़े 8 साल का था। ये किसे इंटरव्यू दे रहे हैं? रश्मि वाजपेयी से। रश्मि वाजपेयी कौन है? इनकी छात्रा है। ये चैप्टर क्या है? एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। समझ लीजिए 9 साल, समझ लीजिए कि 9 साल बड़े, 8 साढ़े 8 साल, ये बड़े के 9 साल समझ लो कि इनको पूरा एक रूट नहीं पता है कि भीतर के, ये 9 साल के भीतर के थे। तब तुमसे हो गई मेरी ज़िंदगी के। हाँ, आमलेट नहीं खाता था, ये आमलेट नहीं खाते थे, चाचा जी खाते थे। तो अब कहे, अबे दाल का चिल्ला खाएगा। अब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, पर वह जब मूंग दाल की कहे तो मुझे बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू में बड़े शौकीन तबीयत के थे। इनके कौन चचा हैं? लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब वे शायद 28 से 30 साल के थे, तो तब से कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में 40 साल कलकत्ते और मुंबई मिलाकर फिल्म में बीते। इतने साल वो फिल्म में बिताए लोग। हाँ, 9.5 साल का था जब 9.5 साल, तो बाबूजी इनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु इनकी किस उम्र में हो गई थी, जब ये कितने साल के थे? तो 9 साल के थे, तो उनके पिताजी मर चुके। अब घर के देखे तो शायद थोड़ा भी स्थिति बदलेंगी यहाँ से। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। तो पिताजी से इनका आखिरी प्रोग्राम कब था? तो आप बता सकते हैं, मैनपुरी में था। मैनपुरी क्या है? जगह का नाम है। चल, वे 54 साल के थे। इनके पिताजी की मृत्यु कितने साल में हो गई थी? 54 साल के। लू लग गई थी, ओहो, धूप लग गया था, और यहाँ उनकी जगह मैं नाचता था। लू लग गया था, धूप लग गया था, उसके मर गए थे। और उन्होंने भाव बताया था उस समय, क्योंकि उन्हें बुखार था। लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी। वहाँ से हम लोग लौट कर आए तो 16 से 20 दिन रहे। वो कमजोरी आती गई, लू लग गया था, कमजोरी आती गई। पहले बच्चे को इलाज का बहुत तकलीफ था। पहले के ज़माने में लोग छोटे रोग के लिए मर जाते थे, बुखार से, धूप से। बाबूजी की यह आदत है कि वह मेरा भी आदत है। जो इनके पिताजी का हैबिट था, वही इनका हैबिट है। अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहता नहीं था। उनके पिताजी में कमजोरी थे, कभी बताते नहीं थे। उन्हें तो बच भी सकते थे। भाई कभी आप में कुछ कष्ट था बताया कीजिए, ताकि दुख और कष्ट बांटने से क्या हो, हल्का होता है।
वे छिपाते रहते थे। उन्हें शुगर भी था, डायबिटीज़ भी था। तो इक्के पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिल गए। जितने भी अमीनाबाद में थे, आदि बाज़ार मिलने वाले सब लोग भी प्यार करते थे उन्हें। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था उनका। मुझे तालीम बाबूजी से मिली थी। इनको तालीम मतलब इनको सीखने की तालीम किसने मिला था? तो इनको बाबूजी से मिली थी। गंडा भी उन्होंने बाँधा था। गंडा मतलब जो उसे पगड़ी हुई होता है, जो पहनने के लिए होता है, बाबूजी ने उन्हें बाँधा था। जब बाँधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा, गंडा नहीं बांधूंगा। मतलब जो भी जब नाचने से पहले गंडा बांधा जाता होगा, तो ये उनकी माँ से बोल दी, अपनी पत्नी से बोल रहे थे कि भाई जब आपका बेटा भाई नजराना हमको नहीं देगा, इसका मतलब क्या बोल सकते, इसको हम लोग कुछ मतलब दक्षिणा तरफ से बोल सकते थे, तब तक मैं इसको ये नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। ये 200 कमाए थे। जब मैं 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने। देखो ये बोल रहे हैं बिरजू महाराज कि तुम मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। 500 रुपये के 2 प्रोग्रामिंग को मिला था। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने। पहले नहीं बांध रहे थे, भाई आपका बेटा जब तक हमको नजराना नहीं देगा, हम इसको गंडा नहीं बांधेंगे। और कहा, इसमें से 1 पैसा नहीं दूंगा। और इसके पिताजी बोल रहे थे, इसमें से 1 पैसा मैं नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मुझे इसका गुरु है, मैं इसका गुरु हूँ, मैं अपने बेटे का गुरु हूँ भाई, तो इस दक्षिणा तो लूँगा ही लूँगा। और इससे मुझे नजराना दिया है, तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। ये 500 रुपये भी दिए थे। और जगत कहार एक लड़का हूँ। तो जगत कहार एक लड़का है। जगत कहार का एक लड़का है। लखनऊ में दोनों एक साथ गंडा बांधा, तो तो सरगिर्द में बाबूजी का हूँ, मतलब उन्हीं का सब कुछ हूँ, ये बता रहे हैं ऐसा। ये सब कुछ उनका उपकार है, पिताजी का, बाबूजी से सब कुछ मुझे मिला है। फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय मैं इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक से समझ नहीं पाया। ये इतने छोटे थे कि पिताजी का दुख नहीं समझ पा रहे थे कि उनका दुख क्या है। थोड़ा इसको बजे थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दुख नहीं समझ मुझे समझ नहीं आया। उनके मरते ही हम लोगों की बहुत ख़राब दिन आ गए, शुरू हो गए। पिताजी तो बहुत सारा काम संभाल रहे थे, पिताजी छोटे थे, पिताजी मर गए। अब ये लोग की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा यहाँ से। महाराज जी का शौक, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियाँ देना, उनका सब कुछ कर्जा कहते कि गालियाँ देना, महाराज जी का बहुत शौक था। कर्जा लेकर खाना पीना, बच्चों की, हाँ, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियाँ देना, ये महाराज जी का शौक है। कहते घर भर को, कैसे लाइन हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? ये लाइन इसका, बाबूजी की मृत्यु हो गई, ये इसका लाइन था, ये इसका लाइन है, ये इसका लाइन है, ये इसका लाइन है। हाँ चलो अब देखो, घर भर को गालियाँ देना, घर भर को। उनको 2 बच्चों की मृत्यु का लगभग उन्हीं दिन हुई थी। उनके 2 बच्चों की उनकी मृत्यु भी हुई थी, जो गाली देते हैं। यह सब उसी समय की बात है। बाबूजी की मृत्यु के साथ साथ अम्मा को लेकर नेपाल, पिताजी बहुत दुखी रहते थे। कहते हैं कि ये सब बात गाली सुन के, और उनके पिताजी को, उनके जो कह रहे कि महाराज जी गाली देते थे, उसके पिताजी बहुत दुखी रहते थे, और पिताजी बहुत दुखी रहते थे। उनमें से उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए, मैं उस समय बिना पिताजी के मुजफ्फरपुर भी गए, अम्मा ले गई, बस चलो ले गए। अभी थोड़ा हम पढ़ लेते कुछ लिखा गया। आज प्रिय श्यामा श्याम भई, एक अजूबा देखी सखी मैं, अति चकित भई, उनक ही भड़ी भड़ी कन्हा राधिके, एकल रूप भाई, लय कान्हा की बाँसुरी, अपने करहूँ लई, बार बार ले अधर लगवती, बंसी तान भई, निरखत छवि ब्राज श्याम रंग सो, राधा श्याम भई। ये मतलब कृष्ण के जो भी पंक्तियाँ इसको बार बार गाया कर रहे हैं। पिछले दिन देखा था, बोले थे इसमें ये गाए थे इन्होंने कि श्याम 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 है वृक्षन में, कलियों में, फूलन में, समय श्याम है। अभी बंस बरेली गए, उस समय यह हालात है कि 50 रुपये भी मिल जाए तो कहीं बहुत है। उस समय 50 रुपये उस समय के लिए बहुत है। पहले का सब पैसा हमारे टाइम का ख़त्म हो गया था।
कर्जदार बहुत हो गए थे, इन कर्जा बहुत लोग से हो गया था। बाबूजी किसी का भला करने के लिए एक से लेकर एक दूसरे को देते थे। देखिए बहुत ही बाबूजी मतलब अच्छे इंसान थे, मतलब कि मुझे तकलीफ़ है और मैंने इनके पिताजी से कहा कि ये पैसा माँगा, अब इनके पास नहीं है, लेकिन ये कहा कि तीसरे आदमी से लेकर ये हमको दे देते। इतना बच्चे जी उपकार करने वाले इंसान बहुत कम है। बच्चे मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी हम में मुझ में ये थोड़ा सा गुण है कि मैं भी किसी को हेल्प करना बहुत चाहता हूँ। इसलिए मैं कभी-कभी ऐसा काम मैं भी कर बैठता हूँ। कभी-कभी इसका मैं पछतावा भी करता हूँ, बहुत सारा मैं इसका भोगक परिणाम हूँ। कभी-कभी मैं जब बाहर में था तो ऐसे-ऐसे घटना घटी, मैं किसी को हेल्प किया, मैं किसी से लेके पैसा दिया, वो लेके पैसा चला गया, फिर पैसा हमको भरना पड़ा। ऐसा काम हमारे साथ बहुत हो चुका है। तो ऐसा जो नेक दिल के इंसान होते हैं, ऐसा लोग कर लेते हैं कि अपने पास नहीं है फिर भी किसी से लेकर आपकी दुःख में हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल उनका आपको ये नहीं भूलना चाहिए ऐसे लोग को। अब इससे इनके कर्जा बहुत हो गया था। ये खुद के कर्जा नहीं लिए थे, दूसरे को भलाई करने के लिए कर्जा लिए थे। मतलब 100 लिए तो 200 दूँगा, 100 लिए तो 200 दूँगा, कहकर भी उनकी अजीब सी आदत थी। गज़ब ये इंसान रहे। मतलब दूसरे को पैसा देना है, 100 लिए बोले तुमको 200 दे दूँगा, 100 रुपये दो, और दूसरे को दिए। अब वो दिया कि नहीं दिया 200 इनको भरना पड़ता था। ये बहुत महान इंसान थे भाई। कानपुर 2 ढाई साल रहा, जिसमें मैं 25-25 रुपए की 2 ट्यूशन मैंने आर्यनगर में लिया था। पैदल 3 मील जाता, 3 मील मतलब मुझे 3 कोस जाके पैदल जाना पड़ता था, और आप लोगों की 1 किलोमीटर पैदल चलना अपने के लिए मुश्किल है। और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, एक मतलब मुरघटिया भी है, कब्रिस्तान है, पड़ता था, जो डर भी लगता है। बच्चे हैं तो बच्चा कोई भी डरेगा। आप थे, मैं था, जब भी हम लोग बच्चे हैं तो थोड़ा डरते हैं, और अकेले जाना होता तो, और रास्ते में एकांत कब्रिस्तान मिल जाए तो सब लोग बोलते हैं भूत प्रेत, ऐसा डर आता ही आता है। 10-11 साल की उम्र थी मेरी। अब मैं 50 रुपये के रिक्शे पर खर्च करता था तो क्या बचता, और ट्यूशन में नागा हो गया तो पैसा अलग से करते थे, और मान लो एक दिन में छुट्टी मारा तो उसका तुम अलग से चार्ज दो। 50 रुपये काम करके किसी तरह मैं पढ़ता था। एक सीताराम बगला करके लड़का था जो अमीर घर का था, उसे मैं डांस सीखता था। वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था। एक अमीर लड़का है जो उसे सीखते भी तो इनको पढ़ाता था। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ, अब भाई देखो, पहले भी हाई स्कूल की बुराई थी, आज भी है। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ, हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ, चिंता कहाँ, भाई आज भी वही हाल है। आज भी कुछ ऐसा ही है अपने हाई स्कूल का। अम्मा कहाँ 50 रुपये के ट्यूशन, अब ट्यूशन कहाँ पर है, सब बिखरा हुआ, इसलिए फेल भी हो गया। चलो मैट्रिक में फेल कर गए थे। अब बच्चे जानते हैं जिस बच्चे को ट्यूशन ना मिले, अभी चलो अभी लोग ट्यूशन मत पढ़ना, पास होकर दिखा दो। सब लोग कर्मवीर नहीं होते। एक कर्म ही था कि भाई थोड़ा सा गुरु की सही से पढ़ लिया। यहाँ तक कि बच्चे जी मैंने भी खुद बहुत सारे ट्यूशन में नहीं किया हूँ, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाया। अच्छी तरह से पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था। ये दिमाग से बहुत ठीक थे बहुत, लेकिन अब बेचारे इनके पास वही होता है ना, जिसके पास मन है उसके पास धन नहीं होता है। और आप लोग देखो सौरभ कुमार, धन है तो मन नहीं है, क्या करें तुम लोग का। नेपाल भी इसी दौरान गए थे। एक हमारे रिश्तेदार थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो मैं हाईलाइट किया हूँ। पूछेगा बिरजू महाराज के रिश्तेदार क्या नाम था, तो झुमक लाल, क्या नाम था, झुमक लाल करके थे। अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था। वहाँ रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते मैं मुजफ्फरपुर भी गए, जयपुर भी गया। मैं वहाँ कोशिश की कि मतलब कि यह प्रोग्राम मुझे मिल जाए, 2-400 मिल जाए, कुछ मतलब कुछ प्रोग्राम में मिल जाए, कुछ पैसे कमा लिए जाए। बच्चे जी देखिए कितने कष्ट है जीवन में। ऐसी हालात थी कि हम लोग रहते एक मकान में थे, ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से ही अलग अलग थे। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था, पिताजी के समय उसी से ही दादी पिता अलग हुए रहते थे। मतलब घर वाले से भी अलग हुए थे लोग, चाचा अलग, और वे मारा पीटा बहुत करते थे। मेरे चाचा जी से अलग थे, चाचा जी को मारते ही बहुत थे। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची, मालूम करने कि लड़का जो वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरहकट हो गया है, वह है यहाँ कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, अब जो ये इनके थोड़ा लोग काम देंगे इनको, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिकल डांस अकेडमी में थी, वह संगीत भारती हो गया था, उसका नाम बदल गया है।
जिस अकेडमी में वो काम करती थी, आपको जो हम शुरू में नाम लिए थे, अब उसका नाम चेंज हो गया, अब संगीत भारती हो गया है। अब वहाँ इनको ले गई लाई, 6 महीने भी बढ़ गए थे। कहते कि वह 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ। उस समय 250 रुपये मिलते थे और रहता था दरियागंज में। एक दुश्ती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। जैन लोग ये सब नहीं खाते तो उनको भी नहीं खाए। मछली तो खाता नहीं था, पर उसमें छोटी सी तो जगह थी। एक टेबल फैन लिया था। दरियागंज से 500 या 9 नंबर बस पकड़ता था। पहले भाई बस का नंबर हुआ करता था, आज भी बाहर में जाओ तो बस के नंबर से लोग आते रहते हैं, जहाँ भी ये बस यहाँ जाती है। कभी रीगल पर देखो यहाँ दिया है, दरियागंज जो बस जाती थी उसका नंबर क्या था, 500 या 900 नंबर पकड़ता था। 2 गाड़ी थी, एक 500 नंबर का था बस था, एक 900 नंबर का था, उसको पकड़ो और जाओ वहाँ पर। कभी रीगल पर और मैं कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। कहाँ उतरते थे बिरजू महाराज, कहाँ उतरते थे? तो रीगल पर या ओडेन सिनेमा के पास ही उतरते थे। वह स्कूल था रिवेली के पास। एक महीने तक मैं रास्ता भूल जाता था। एक खम्भे याद रहते थे, चारों तरफ मैं किसी एक सीढ़ी से चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाए कि यहाँ से जाओ वहाँ जाओ। ये कुछ निशानों से बना लिए क्योंकि रास्ता भूल जाते थे बार बार। हाँ, ये घटना बहुत दुखदाई रही। शुरू में बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था। घर में उनका 10वां किया जा रहा था। 10 कर्म नहीं होता, 10वां जिसमें लोग मुंडन करते, बाल छिलवाना पड़ता है। 10 दिन के अंदर सोचिए मैंने 200 प्रोग्राम किए। 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। सोचिए जिस बच्चे का पिता मर गया हो उसको न डांस करना पड़ता। अब तुम बताओ जी, ऐसे में तुम कर पाओ क्या? एक तो पिता तुम्हारा मर गया, उसका दुख होगा आपके पास, और तुमको जाके प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम में आपका दुख झलकना नहीं चाहिए, फिर आपका दर्शक नहीं देख पाएंगे आपका प्रोग्राम, तो फिर आपको इनाम तो मिलेगा नहीं। बहुत है वजह। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि हमेशा मैथमेटिक्स मत पढ़ो, हमेशा साइंस मत पढ़ो। कभी कभी तुम ये सब कहानियाँ भी पढ़ो, कुछ चीज़ें पढ़ो, यहाँ से भी किसी के बारे में सीखो। यहाँ सीखो कि जीवन में कितने कष्ट होने के बाद भी कुछ लोग के नाम ख्याति है इतिहास में। आप तो बहुत अच्छे हो, आपके पास तो बहुत कुछ है आपके पास। चले चलो, ये 2 प्रोग्राम किए थे उसके बीच में, और 2 प्रोग्राम में 500 रुपये इकट्ठा किए तो 10वां और 13वीं हो गई, यानी इनको वो श्राद्ध हो गया। 12 मित्रों आदि को भी शायद अंदाज नहीं रहा होगा कि घर में ऐसी हालत है। जो भी हो, यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन दिनों मेरा नाचना और पैसे इकट्ठे होना, उनमें से 10वां 13वीं का इंतजाम होना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। कहते उसमें बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालात में मैं नाचने गया था। मेरा ख्याल है कानपुर में या देहरादून में ऐसी जगह लखनऊ, कहते देहरादून या लखनऊ से क्या होगा, ऐसी जगह लखनऊ से वहाँ गया नहीं नाचता तो पैसा कहाँ। अब पिताजी के श्राद्ध कर्म करने पैसे चाहिए। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त है और बहुत सारी बातें की हैं जिसमें डॉट छोड़ दिया गया है। अब अपने शिष्या से बात कर रहे हैं तो इसमें से बहुत सारी बातें इसमें डॉट हटाया गया है। खैर, बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। फिर जब 1 साल का हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए हो, अब इनको वहाँ परमानेंट रख लिया। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वाले को तो कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप में फिट करो। मतलब ये जो डांस थे कथक के थे और ये जो उसमें के हैं वो दूसरे को कर रहे हैं, और समझते थे कथक के 8 मिनट का रानी करना का सालों करवा दो, बस वही काफ़ी है। बाकी लोग पर ध्यान देते, इन पर ध्यान नहीं था। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते थे। इसी धर्म संकट, देखो बाकी लोग नहीं तो उसको करने देते, दिन खूब मतलब काम करते रहो, प्रोग्राम करो, और ये 8 मिनट कथक इनको करने नहीं देते। इसी धर्म संकट में मैंने
नौकरी छोड़ दी। और ये छोड़ दी नौकरी वहाँ से। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने मैं अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया। बस ऐसे ही तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते। मैराव के संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी जो मेरे पास अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता था। एक साइकिल से कमाई साइकिल खरीदते, ये उसको बेचते नहीं थे, क्योंकि उसके देखकर इनका पुराना वक्त याद आता है। कोई नहीं था, कोई इंसान होते हैं जो निशाने के लिए कुछ चीज़ें रख लेते हैं, कुछ को देखने से उनके पीछे उनका वो भूतकाल याद आता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा ऐसा कुछ हमारा वक्त था। इसलिए साइकिल को नहीं बेचते थे। कि साइकिल पर मैं चढ़कर ट्यूशन करता था। 50 रुपये की है साइकिल। पूछा जाए कि क्वेश्चन कि बिरजू महाराज की साइकिल कितने कीमत की थी, तो 50 रुपये की थी। संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली भी बरखंबा रोड पर 2 बच्चों के थे। मुकी और मनु 2 बार सड़क पर गिर गए। कभी 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा है मैं, अनबैलेंस होकर। साइकिल कम चलाऊ थी। साइकिल मुझे कम चलाऊ आती थी, मतलब ये साइकिल उतना नहीं चलाते थे, उसको गिरते भी थे। ठीक से थोड़ी आती थी। बस के पैसे बचाने के लिए मैं खरीदी थी। ये फीस बचाने के लिए सकी थी, इनको साइकिल उतनी अच्छी तरह आती नहीं थी। बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। खैर भारतीय कला केंद्र आया पूसा रोड पर। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली। एक छोटा सा क्लास मिला। अब ये बातें हैं बच्चे, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखे इसमें। बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए काव्यांश, कुछ मतलब लिखा गया इसमें जो उनका नाच देखते हुए काव्यांश, कुछ कविताएं लिखी गई उन पर। स्थिति नहीं गति नहीं मुद्रा नहीं, अरे पैसा भी नहीं, मुद्रा नहीं ना भंगिमा, भाग में मुद्रा ही। लय में लयापन सृष्टि कथा कृति मूर्तिमान, सब कुछ तो है इनमें। लय है, कथा है, कृति की मूर्ति जैसे लगते हैं, लेकिन क्या है, स्थिति नहीं गति नहीं, कुछ नहीं, स्थिति भी नहीं सुधरी। बजते हैं घुंघरू नहीं, बजते हुए घुंघरू नहीं, पूरा काम पर अंतरिक्ष घूमता चमकते नक्षत्रों का अंकुरित भाव में सवरे जाते। जमीन पर सुरमय सूक्ष्म सुरों के गणित रूप अगाध। पैर महज चलते नहीं, भाषाएं बेबस जहाँ, वहाँ से आगे बढ़ हमें रंगते रचते गाते, आत्मा को संवारते, अवतार लेते, लीला कमल बनते बनाते। भाषा अनंत की यह कैसी है, चरणों की चेड़ी है, ध्वनियों की छविगिरी सरस्वती, दीपित है हृदय शिखा। बच्चे ये किसने लिखा था? ये श्री राम वर्मा लिखे हैं। कुछ कविताएं लिख दी गई इसी कहानी में, कुछ उनके डांस देखकर कुछ कविताएं लिख दी गई, तो उसको उन्होंने लिखा है। श्री राम वर्मा ने लिखा है ये पंक्तियाँ। अब देखो यहाँ पर कहते हैं कि भाई एक छोटे से क्लास मिला था इनको। यहाँ भी मैं झमेली वाली क्लास, यहाँ भी बहुत झमेले वाला क्लास है। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाई बाल खाती की, वो आवे सो देऊं। पर वहाँ यह था कि बड़ी लड़कियाँ समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आएंगी। अब ट्यूशन कराते थे तो बड़ी लड़कियाँ इनके पास आती थी, जो इनके पास आती थी। यहाँ कहाँ आएंगी? अब देखो कहते कि यहाँ की बड़ी लड़कियाँ समझदार जो आएंगी बड़े महाराज के पास, अब कैसे आएंगी? जो बड़े बहुत समझदार इनके पास कहेंगी, यहाँ कहाँ आएंगी? अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता है? कि कोई बड़ा बुजुर्ग सिखा रहा है और 18 साल के लड़के हैं, इनसे कोई कैसे पढ़ेगा ट्यूशन भैया? खैर उनमें से रश्मि जी लड़की मिली। ओहो, यही छात्रा है जिनसे इनका साक्षात्कार पढ़ रहे हैं। इनके इंटरव्यू कौन ले रही है? रश्मि वाजपेयी। चलो एक तो लड़की मिली इन पर भरोसा करने वाली, ट्यूशन करने वाली।
बच्चे ही मैं जब पहली बार ट्यूशन पढ़ाता था बच्चे हम पर विश्वास नहीं करते थे कि कोई भाई इनको कैसे पढ़ा सकता है। तो मैं तो आज थोड़ा मैच्योरिटी है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ। मैं ये तो मानता हूँ कि मैं एक छात्र हूँ जो कुछ सीखता हूँ, आप में शेयर करता हूँ, हम लोग दोस्त हैं मिलकर पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको इतना मैं सपोर्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि आप लोग टॉप बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जो आपको करना कीजिए। क्योंकि आपको समय मोटिवेट करना, आपको सही गाइडलाइंस पर ले जाना, आपकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे हैं क्या, सब इसमें मुझे कमांड है। तो बिल्कुल मैं आपको पूरा ये गुण दे सकता हूँ और मैं शेयर करना चाहूँगा, इसको आप ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। और एक बार इस बार 4 के दिखाना है आपको, 450 प्लस 450 तो पार करना ही करना है और मुझे खुशी मिलेगी। चलो एक छात्र मिल गई, उन्हें पूरे मन से सिखाया। चलो एक ही होता है बच्चा जी, कोई बच्चा ट्यूशन पहली बार पढ़ा रहा है, उसके पास जो इंसान के पास लड़के कम है वो खूब पढ़ाएगा उससे, क्योंकि वो अच्छा बनेगा तो उसके पास और बच्चे आएंगे। इसीलिए मैं ज़ोर शोर से लगा था। मैंने जब रिजल्ट दिया तो आज बच्चे अपने पास हैं, अच्छे हैं। और आप लोग भी इस बार आपको भी रिजल्ट मैं अच्छा दिलवाऊँगा इस बार। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा, बस आपको कुछ गलत कामें नहीं करने हैं। आपको थोड़ा सा हल्के से आपको दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना है, 10-20 मिनट आराम से थोड़ा टहलना घूमना है। बाकी तोड़ना है फोड़ना एकदम चमका देना है अपने कंसेप्ट को। इसलिए कि भाई हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं, इनको तैयार करेंगे। वे तालीम देकर जो महाराज के यहाँ आई थी लड़कियाँ आकृष्ट हुई। अब इसकी जो तालीम से लड़कियाँ आकृष्ट हुई मतलब आकर्षित हुई, हमारी तरफ खींचने लगी, क्योंकि तालीम ज़रा अच्छी थी मेरी। ओहो, अभी चमकना शुरू हो गए महाराज यहाँ पर। बस उसके बाद वेले वगैरह जो लच्छू महाराज जी कहते कि जी उसके वेले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था। जबकि मज़ेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मिलते वगैरह सब मैं ही बनाता था। अंदर अंदर वे कहते थे कि अबे जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी कौन सा मोमेंट सिखाया था, तो मैं कहूँगा वो वाला, फिर तू बन लीजो जो आप। बस तो बनता मैं था। और बरखवार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे पूसा रोड कॉलेज। जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था नीना जी के सामने। मैं ज्वाइन किया। केशव भाई और मैं एक साथ ही रहते थे, सूप आदि पीते थे। ये बेचारे बनाते थे, मुझे वो भी नहीं आता था, इनको भी काम नहीं था, बनाने भी नहीं था, सूप से पीते थे बस। उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। उस समय दयाराम जी भारती जब नाचे थे, उस समय दयाराम जी भारती के ज़माने में अपने होश कलकत्ते में हाँ चलो, उसी समय दयाराम जी मेरे साथ थे। वही मेरी देख रेख करते थे। इनको ले जाता था रखवाली के लिए। जब मेरा नाच हुआ वहाँ से कलकत्ते ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। ऑडियंस मतलब जो भी जनता देखी थी इनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ हुई इनकी कि अच्छा कलाकार, अच्छे डांसर हैं। इतने की तमाम अखबारों में मैं छप गया। अब ये अखबार में फ़ोटो आ गई, वायरल हो गई आज के ज़माने के हिसाब से। और वह दूसरे डांसर्स थे तमाम, उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ कर नहीं डाला। मतलब वहाँ से लोगों को पता चला कि मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ है, ऐसा कुछ लोग लगने लगा। फिर पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद हादिस स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई बैजनारायण ने बुलाया, इनको वहाँ बुलाया गया। वहाँ भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद उसके बाद ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते बम्बई उन्हीं दिनों अरसे बाद मद्रास भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था। और धीरे धीरे लगा मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। अब इनको थोड़ा प्रतिष्ठा मिलने लगी, जब लड़का अच्छा कर ले तो अब इनके सब जगह प्रतिष्ठा बढ़ने लगा, इनको लोग चाहने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते उसमें मेरा नियम था कि मैं 4 बजे उठना, बगैर नागा नहीं बच्चा जी, तुम भी नागा नहीं करना है। एक भी नागा को बच्चे अपने बचपन में ऑब्सेंट बोलते हैं। तुम एक भी अपना दिन ऐसा मत खराब करो कम 4 बजे उठ। मैं तो मुझे बोला हूँ 3:54 यानी 3:45 आपको जगना ही जगना। इससे पहले आपको पानी पीना है, फ्रेश होना है, बाथरूम जाकर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है डेली। इसमें कुछ भी नागा मत करना बच्चा जी, चाहे बुखार चढ़ा हो चाहे खांसी हो। तो कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है, तुमको मजाक लगता है, मजाक नहीं है।
मैं ये बातें बता सकता हूँ कि बच्चे यदि तबीयत खराब था तो तबीयत खराब नहीं रहेगा आपका, और तुमको अगर विद्या से प्रेम हो जाएगा ना तो तुम पढ़ते पढ़ते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चला तुम क्या कर रहे हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि तुम ये सब बहाना छोड़ दो। अब बहुत सारी बातें, सुबह 5 बजे से रियाज मतलब रिहर्सल 5 बजे 5-6 साल 8 तक रियाज, मतलब वही रियाज में तो वही रिहर्सल होता है, और 1 घंटे से मैं तैयार होकर वापस 9 बजे 1 घंटे की क्लास सुबह की। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया उस पर, मतलब यही सोच कर कि टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। जब मैं थक जाऊं तो मुझे साज हाथ आए, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब रिलैक्स होने के लिए सितार भी मैं बजाने लगा था, मतलब थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, दिमाग उब गया तो ऐसा करने लगे। अच्छा खासा हूँ, खूब ज़ोरों से, फिर हाथ में सलके बनने लगी। मिजराब की वजह से तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया। डिस्टर्ब करेगा डांस में 2 आँखों दिखेगी तो मैं सितार छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ छोड़ दिया। किसके डर से छोड़ दिए? कहते हैं कि फिर हाथ में सलके बनने लगे, सलके मतलब हाथ में कुछ बनने लगा था, छाला वाला पड़ने लगा होगा मिजराब की वजह से, तो इसीलिए वो बाद में मैं डर से छोड़ दिए कि भाई जब डांस करूँगा तो इसमें डिस्टर्ब करेगा हाथ, ये मैं उसमें अच्छे से नहीं डांस कर पाऊँगा, जो हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, छोड़ दिए। उसके बाद गिटार बजाने लगा। ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे सितार गिटार छोड़, फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली, अब बांसुरी बजाने लगी, मतलब शौक के मारे बजाता रहा। इनको शौक था। डागर साहब के साथ ट्रेन में अपने ऊपर बजा रहा हूँ। तो प्यारे बालक जी, देखिए कितनी इनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है यहाँ पर। अभी छोड़ दिए थे बजाना, अब ये बात हो रही कि डागर साहब के साथ ट्रेन में जब जा रहे थे तो अपने ऊपर बजा रहा हूँ, कारण डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा हूँ। वे नीचे गुनगुना रहे हैं, ये अपने ऊपर बजा रहे थे, वे गुनगुना रहे थे, तो शौक उसका भी रहा। फिर सरोद भी चलता रहा। खैर सरोद तो अभी भी मेरा शौक है। तबला मैं शुरू से बजाता हूँ, हारमोनियम थोड़ा बहुत लहरा बजाने के लायक, बहुत थोड़ा शुरू से बजाता हूँ। शुरू में फिल्मी गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था। फिल्मी गाने गाते थे, घर के आसपास के लोग जो खुश रहते थे उनको अच्छा लगता था। जब मैं छोटा था, ये बचपन की बातें हैं। और एक दो फैमिली थी जो उनके पास मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी। एक दो घर परिवार वाले थे जो इनका गाना सुन के बहुत खुश हुआ करते थे और खाना वाना खिला देते थे, इनको कुछ खाना वाना खिलाते थे। सिंधी फैमिली थी, वो लोग सिंधी फैमिली के थे, सिंधी लोग थे, सिंधी फैमिली थे, फैमिली के थे वो लोग। वो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी। दाल मखाने सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती। फिर उसके बाद तो मैं तमाम फिर यहाँ काम करने लगे नए नए। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही है। हालांकि उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम है कि तुम मेरी छात्रा हो। बाकी मेरे जीवन में क्या घटा जब तुम इसे पढ़ने लगी। ये रश्मि वाजपेयी से बातें कर रहे हैं, ये कहानी क्या है, साक्षात्कार है, ये चैप्टर इंटरव्यू भी चल रहा है उनका अपने शिष्य के द्वारा। मालूम ही है आपको कितने बैले किए दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल, यानी कुछ इंग्लिश वर्ड लिखा हिस्टोरिकल, यानी इसको हिंदी यहाँ लिखना चाहिए ऐतिहासिक। फिर और विदेश टूर भी शुरू हो गए थे, ये फॉरेन में जाने लगे। रूस पहला ट्रिप था। ये पूछा है कि विदेश में पहली बार कहाँ गए थे, ये रूस में गए थे, पहला ट्रिप था जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। अब यहाँ कुछ वर्ड कट गए हैं, रश्मि वाजपेयी शॉर्टकट में लिखे गए, तर्रा अभी लिख रहे हैं रश्मि वाजपेयी। और फिर रश्मि वाजपेयी पूरा बताए, पहले उन्होंने बताया कुछ अपने बारे में बता दी सब। और फिर रश्मि वाजपेयी का प्रश्न क्या है, आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला? ठीक, तो ये क्या बताया, जब मैं 27 साल का था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, अवार्ड कब मिला था? तो ये 27 साल के थे, बहुत छोटे में ही मिल गया था। मेरी सब चीज़ छोटे में ही जल्दी हो गई, सब कुछ, शादी विवाह सब कुछ। चलो
फिर रजनी वैश्विक सवाल क्या है, आपकी शादी कब कब सन कब हुई? जब बोले सब कुछ बचपन में जल्दी जल्दी हो गया, मेरा सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, तो बोले फिर आपकी शादी कब हुई? उनका सवाल है। फिर बिरजू महाराज क्या बोल रहे हैं, ओ माँ, ऐसा कुछ बोले, मतलब ये उल्लास वाला चीज़ है, संबोधन वाला। ओ माँ, ये क्या सवाल कर दिया। मैं 18 साल का था, तो बस शायद यही याद है मुझे, शायद ये 18 साल के थे। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। थोड़ा शर्माए हुए हैं, ऐसा ये संबोधन वाला वर्ड बता रहे हैं। बहुत बड़ी गलती की, ये सबसे बड़ा इनका मतलब बता रहे हैं कि शादी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि घर से पहले से हालत ख़राब थी, फिर शादी करना, फिर परिवार का बढ़ जाना। जब कि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर ले फिर शादी करें, मतलब कुछ नाम कमा ले, कुछ पैसे कमा ले, फिर शादी करें। लेकिन अब शादी कम उम्र हो गया इनका। पर अम्मा जी शायद घबराई थी, क्योंकि उनको चिंता थी कि पिताजी मर ही गए हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। वो सोची थी माँ कि मेरे जिंदा रहते तो बेटे का मैं शादी करा दूँ, ये माँ की उनकी बड़ी चिंता थी। उस घबराहट में मैं शादी कर दी, पर वो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह हुआ। इनकी शादी बहुत बड़ा इनके लिए ख़राब हुआ। एक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई। पहले से तो बेचारे परेशान थे, और शादी बढ़ जाना मतलब एक परिवार का आना, कि लड़की का आना, तो एक परिवार का और जिम्मेदारी का बढ़ जाना उसको। अच्छा देखो, कोई भी है कि मतलब अपने से बेहतर तो खिलाएगा ही, कोई नई दुल्हन आती है तो एक जिम्मेवारी का ज़्यादा बढ़ गई। और शायद नौकरी भी मैं नहीं करता था। मेरे रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो गया सकता था। लेकिन पाबंदियों ने, शादी, गृहस्थी और लखनऊ और इन चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, वरना छोड़ छाड़ कर मैं अपना अकेले फिल्म में भी चाचा जी की वजह से मैं उनका असिस्टेंट बन सकता था। पर मुंबई जाकर और लालच शुरू में जैसे अतः मुंबई जाकर और लालच शुरू में जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है। शुरू में के लालच जो बच्चों को अक्सर हुआ करता है कि बम्बई भाग जाओ, पर खैर वो तो अच्छा ही है हुआ जो नहीं गया। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस मतलब सलाह दिया, ये ठीक नहीं है, तुम मुंबई मत जाओ कमाने भाई। अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद का हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे फिल्म का रिसेंट किया। उसके बाद जो मेरी एक बड़ी खास आदत है कि जैसे मेरे बाबूजी की भी थी, जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना। यानी किसी को जब कुछ तुम सिखा रहे हो तो बहुत मेहनत से सिखाओ, अच्छा सिखा दो। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सच में भी चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा टैलेंट आप में छोड़ना चाहता हूँ कि तुम हमसे थोड़ा बेहतर बन जाओ। कि कहीं तुम जाओ कभी किसी मंच में किसी बच्चे को समझाओ, पढ़ाओ, या किसी दुनिया तुम किसी मंच में जाओ बच्चा जी आप लोग हमसे थोड़ा बेहतर दिखो। ये मेरी भावना मेरी भी कुछ ऐसी रहती है, इसीलिए मैं कुछ छिपाता नहीं। जितना हमको आता है उससे ज़्यादा ही आपको सिखाना चाहता हूँ। ये लालसा मेरी बनी रहती है, इसलिए मैं बताऊँ कि मैं एक छात्र हूँ, सीखूँगा, आपको जरूर सिखाऊँगा। टेंशन मत लेना, आपके हर कदम में मैं साथ में हूँ, सिर्फ आप लोग बने रहिए। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ, यह कोशिश है कि अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए तब। मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, कि अपने बेटे के लिए ये रखना, उसको सिखाना है, उसकी लड़की को नहीं सिखाना है। ऐसा नहीं कि अपने को बेटा सिखा देना है, उसको नहीं सिखाना है, ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटी को ज़्यादा पढ़ा दूंगा और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको नहीं सिखाना। नहीं, मेरे लिए सब मेरे अपने हैं, और सब में मैं अब खुद को दिखना चाहता हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ बच्चे जी आप लोग अच्छा नंबर लाओ। क्या होगा पता है, आप लोग नंबर लाओगे तो मैं ये फील करूँगा कि मेरा ये नंबर आया है, मैंने 450 किया, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हूँ, मैं स्कूल टॉप किया हूँ, मैं जिला टॉप किया हूँ, जो भी होगा मैं बिहार टॉपर हूँ। तो कहीं आप बनोगे तो मैं अपने आप को थोड़ा सा के लिए फील कर लूँगा। ये बस ये महसूस की चीज़ है, भावनात्मक बातें मैं कर रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरी भावना है, जिसको आप महसूस आप लोग देख नहीं पाओगे, लेकिन ये मुझ में फीलिंग आएगी। मतभेद बिल्कुल नहीं, तो बस ये छोटी सी कहानी है। मेरी फिल्म डिटेल में तो पता नहीं, बहुत कुछ है। फिर इसमें स्वीप क्या करिए। अब शागिर्दों के बारे में बताएं, कौन सा ऐसा जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करोगे। इनके शिष्य फिर पूछने सवाल। अब फिर बिरजू महाराज करें, शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम हो, अरसे से हो, अब तुम ही बहुत अरसे से हो। किसी भी अच्छे ख़ानदान की लड़की के नाम पर तो हम कहेंगे कि सरस्वती लगी हुई है। 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने कहा कि अंदर रंग अब शुरू हुआ है। वैसे विदेशियों
ब्रेनिको भी तरक्की कर रही हैं। उधर फिलिप मैकलिंटॉक था, वहाँ चलता गया कि अब बहुत अच्छा, वह इस वक्त अच्छा होता है, लाजवाब। उसकी फिर तमन्ना है कि वो हमसे सीखे, मुझसे। बाकी तीर्थ प्रताप प्रतीप ये लोग नाम किए हैं, लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं, बस इतनी ही फरमाए थे, परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। नहीं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ थोड़ा सा प्रोग्राम कर दो, परफॉर्मेंस दिखा दो, तालियां बजाई, पैसे कमा लो, तुम्हारा काम हो गया। ये उनमें से नहीं है। कहते उससे आगे बढ़ाएं, बहुत काम है। तो अब लड़कियां में तरक्की करने वाली, सामने आने वाली में सरस्वती हैं। बताए कि लड़कियों में अगर कोई तरक्की करती है तो उसका नाम बता रहे हैं, सरस्वती ही हैं। सरस्वती ही दुर्गा भी सरस्वती ही हैं ही दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही हैं। ये दो लड़की का नाम बता रहे हैं। ये छोटी फैमिली की लड़की हैं, मतलब अच्छे बड़े से नहीं, छोटे फैमिली से हैं, लेकिन ये दोनों तरक्की कर रही हैं। अच्छी स्थिति घर की नहीं है इन दोनों की, पर उनका मन नाच में अभी भी सीख रही है। लड़कों में जितना बढ़ना चाहिए, कुछ लड़के बता रहे हैं कि जो मेरे चेले हैं, शिष्य का नाम है शिष्य में, जैसे कृष्ण मोहन, राजमोहन को उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, इनका बेटा भी नहीं देता है, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी है। ऐसे जरूरी नहीं कि बच्चा जी की अगर पिताजी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो उनका बेटा भी पढ़ने में अच्छा हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटो ऐसा हो जाए। ऐसा मैंने कष्ट किया, जो मेरा नहीं कर सकता ऐसे। इन लोगों ने काफ़ी ये नहीं सोचा होगा कि भैया ने कहा। ऐसे जरूरी नहीं कि जो पिता ने संघर्ष किया वो बच्चा ही कर ले। ये बच्चे अपनी अपनी कहानी है, जो जितना इसमें घसेगा उतना ही चमकेगा। मैं हुक्म दे दिया हूँ, अब तो 2 साल तक कुछ नहीं सोचोगे, बस यही सोचोगे। 2 साल तक तुमको यही सोचना है भाई, तुम लोग और कुछ मत सोचो। त्याग नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, मौज लेते हो, नाचते हो तो उसमें एक एंजॉय सोच कर लेते हो, क्योंकि देश विदेश में तो बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा, इतनी बार। फिर रस्में चुके थे, इतनी बार आप गए तो कोई खास बात आपको याद नहीं आती? विशेष आयोजन, कोई अच्छा प्रोग्राम कुछ बताइए। आप इतने बार गए हैं बाहर, विदेश, फॉरेन, आप कहते हैं जीवन, हाँ क्यों नहीं। तो एक बहुत ही ज़रूरी, अमेरिकी में 2-4 जगहें हम नाच रहे थे। बड़े लड़का आँख उसकी आया हाँफते काँपते हुआ, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, हाँ क्यों नहीं। उसमें से लंदन फेस्टिवल तो एक बहुत ही ज़रूरी था। और दफ़ा अमेरिका में 2-4 जगहें था, 2-4 जगहें वहाँ भी कमागी हॉल में हम नाचते थे। बड़े अच्छे लोग थे। एक जगह एक लड़का, आंखें उसकी फटी हुई एकदम अंदर आया, हाँफते और काँपते हुए। मैंने सोचा जाने क्या हुआ उसको, तो मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना है क्या तुम्हें? यस बोला, हाँ वही सेल्फी की बात है, इसका बताओ हम लोग फोटोग्राफी या ऑटोग्राफ बोलते हैं, फोटोग्राफ। अब बेचारा बेहाल हो गया। अब लड़का तक बेहाल हो नाच देखकर। तो यहाँ जब ये पहली बार परफॉर्म की तो इनसे मतलब फ़ोटो खिंचवाने के लिए लड़के हाँफते थे, आँख बहुत दूर के, चलो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। यह ज़रा मज़ेदार बात है। पाकिस्तान में कोई खातून थी, कहते पाकिस्तान में कोई खातून नाम की, पूरा उस लड़की का नाम नहीं जाने, लेकिन उसका टाइटल इनको इससे याद है। कहते कि पूरे हॉल में उनकी ही आवाज़ आए, बहुत सुभान अल्लाह करके, बड़ी जब इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा। मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मेरे नाच के तो बहुत आशिक हैं, लेकिन मेरे भी आशिक हैं। मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। मैं तो बेचारा असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाले का। मैं किसी के नाचने के लिए, किसी ने हमको ले गया नचवाने के लिए, मैं तो उसका असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक, होता है जिसको तुम उसके सहायक होते हो। उसके बाद तो खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर भी खरीदा, फिर चला नहीं। हम लड़ गए खम्भे में। साइकिल से तो चलता नहीं था, स्कूटर खरीद जाके खम्भे में लड़ा दिए। फिर हम डर के मारे मोटरी
खरीदी पुरानी, 2-4 दफ़े पुरानी खरीदी, फिर बैंक से लोन लेकर एम्बेसडर, फिर उसको बेचकर नई फ़ायट खरीदी। फ़ायट बच्ची एक बाइक थी, 4 कार जैसे होती थी, तुम लोग नहीं देखे होगे, हम लोग जाना चाहते, अब ये गाड़ी नहीं चलती है। कार जैसे आज भी तुम फिल्म देखना, कार जो नेता लोग चलते हैं ना, वो फ़ायट कार होती है। अब दूसरी फ़ायट भी है। अब तो ईश्वर की कृपा से काफ़ी सुविधा है, काफ़ी कृपा है उनकी, लोग प्यार करते हैं मुझे बहुत। अब तो उस प्यार की वजह से इतना बड़ा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि लोगों ने बहुत प्यार दिया, उनके से मैं आगे बढ़ा हूँ बहुत। अब दौलत शोहरत सब कुछ है। फिर रश्मि बाजपेयी कौन नहीं चाहता, फिर प्रश्न पूछ रही है, आपको आगे बढ़ने में अम्मा जी का बहुत हाथ है? क्वेश्चन मार्क है। पिताजी कहते हैं, अम्मा जी क्या बहुत बड़ा हाथ है? अम्मा जी ने तो शुरू से उन बुजुर्गों की तारीफ करके मेरे सामने हरदम कि बेटा वो ऐसे थे, मतलब दूसरे से तुलना करना हर बार उन बुजुर्ग से। अभी आप दूसरे किसी से पूछे तो घर में उन्हें नाम भी नहीं मालूम था, कौन थे चाचा जी शंभू महाराज की पत्नी से आप पूछें महाराज बिंदानिधि के बाद पहले और कौन थे, उनको मालूम नहीं है। कहते घर में बाकी लोग को नहीं मालूम है, लेकिन मेरी माँ सबके बारे में बताती रहती थी। ठुमरिया भी मैंने उनसे सीखी। ठुमरिया अपनी माँ सीखे थे। मेरी वाकई यानी वाकई मतलब वास्तव में गुरुवाइन थी। पिताजी तो गुरु थे भाई, माँ मेरी गुरुवाइन थी। वो तो माँ तो थी ही, गुरुवाइन भी थी। और आज मैं नाचता हूँ तो सबसे बड़ा एग्ज़ामिनर या जज अम्मा को समझता हूँ कि मेरा वही जज है, मेरे वही एग्ज़ामिनर हैं, मेरे वही परीक्षक हैं। जब भी वो नाच देखती थी तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। अपनी माँ से पूछते थे, कर रहा हूँ मतलब बाबूजी वाला ढंग है ना, पिताजी वाला मुझ में कला है ना माँ? अपनी माँ से प्रश्न कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं? नहीं बेटा नहीं, उनकी तस्वीर हो तुम, बिल्कुल तुम परछाई हो तुम, बिल्कुल उनका जिरोक्स तुम। पर वैले यह मेरे नया क्रिएशन है। वो हरदम ऐसे ही कहती रही। लखनऊ के बुजुर्ग थे, उनसे गवाही ली मैंने, चेंज तो नहीं लग रहा है ना? मैं पिताजी वाला है, नहीं बेटा नहीं, वही ढंग है, बिल्कुल वही सहूर है। पिताजी वाला तुम्हारे में नाचने वाला सब कुछ कला है, उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया है। और तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल ढंग वैसा ही है, बैठने उठने का बात करने का मतलब जैसा था उनका, बिल्कुल तुम हो बहू, बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ, बस यही। और जगह तो बहुत थी आने जाने की, हम बहुत लोकप्रिय, बम्बई में लोग थी, कलकत्ता साउथ के लोग हमसे बहुत चाहते थे। और हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, कोई डांसर के लिए गलत शब्द बोल दे, पर दिल में अगर आप पूछोगे ईमानदारी से बताओ, दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कहेगा यही अच्छे हैं। बस कोई कलाकार, देखो ईर्ष्या तो होती है सबके मन में कि ये हमसे अच्छा डांसर है, लेकिन उनके प्रति प्रेम था उनके सब लोग के प्रति। मतलब अगर ईमानदारी से कहोगे तो प्रोफेशनल जहाँ आता है वहाँ जगह चार बुराई करोगे तो उनमें क्या आता है? ऐसे ही बेकार आदमी है। तो मुझे मालूम है कि इस चीज़ का मुझे कोई द्वेष नहीं है, शुरू से इसके बारे में मैं जो करता हूँ बढ़िया करता हूँ, बस मैं अपना बुरा नहीं चाहता हूँ, बस यही खास आदत है अपनी रश्मि बाजपेयी से कर है। अब अगला प्रश्न क्या है रश्मि बाजपेयी कहने की, आपको मंच पर कुछ अनुभव या स्मरण मतलब कुछ यादाश्त है, कुछ रिमेंबर बातें याद हैं जो अपने अनुभव कर, जो आपको याद है, थोड़ा अनुभव से जो याद है बताइए हमको, मंच की बातें जो आप प्रोग्राम कभी कर रहे थे। कहते कि अब नाच तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, अब उतनी गिनती करना मुश्किल है। उस ज़माने में लेकिन रामपुर नवाब के महल में जो नाचता था, बचपन वाला बात कर रहे हैं, नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचा हूँ और ज़मींदारों के यहाँ भी नाचा हूँ। ये शौक़ था पहले के बच्चे जी, राजा महाराजा का शौक़ था किसी को डांस करवाना, उसके डांस देखना। आज भले डांस क्या गलत चीज़ बन गया है, पहले राजा महाराजा डांस करवाते थे उनके महल में, कुछ लोग देखा करते थे। जहाँ मैं अक्सर तमाशा सुनाता हूँ तो जहाँ महफिल भी लगी है, लड़का नाचेगा, ज़्यादा तरफ सब लोग थे, लड़का क्या नाचेगा, सब खिसक जाएंगे। नीले गलीचा पर चांदनी, और चांदनी गलीचे में के ज़माने में ज़मीन पर कहीं गड्ढे हैं, कहीं खाँचा, मतलब यह सब यह नहीं, कौन परवाह करे। आजकल हमारे यहाँ नए डांसर की स्टेज बड़ा है, बड़ा खराब है, बहुत बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है, तो हम लोग सोचने का मौका कहाँ मिलता था।
आज के ज़माने के लिए तो बहुत स्टेज बनता है डांसर के लिए, हमारे लिए कुछ था नहीं, जहाँ भी मैं नाचे तो गड्ढा है कुछ भी नाचो। अब गर्मी के दिनों में ज़रा सोच लो, एयर कंडीशन ना कुछ कुछ ना पंखा कुछ नहीं लगा है, वो हाँकते रहते थे, उनके उनके हाथ बचाना पड़ता था, नाचने में उनसे ना लड़ जाएं कहीं। एक दूसरे जैसे गैस लाइट जल रही थी उसकी गर्मी। पहले बच्चे ये आप लोग नहीं देखा होगा, पहले लाइट नहीं था तो पहले हम लोग गैस लाइट जलाते थे, उसी से उसका भी बहुत गर्मी देता था। पहले लाइट इलेक्ट्रिक वाला लाइट रहता, हम लोग उसमें गैस भराता था या उसमें केरोसिन भर देता था, अब पंप मार के जला दो, वो गैस जलता था, बहुत उजाला करता था, लेकिन वो गर्मी भी देता है। फिर उसमें इनको डांस करना है, कोई आज के कलाकार के लिए कितना फैसिलिटी, पंखा लगा है, सब कुछ लगता है, पहले सब नहीं था। फिर ऐसे बस वही कहती हैं, अक्सर रात होते होते रात में होते थे या डॉट या दिन में होते थे प्रोग्राम, आपके दिन में या रात में आपका प्रोग्राम चलता था। तो कह रहा कि दिन में भी होते थे भैरवी का प्रोग्राम, जो कायदा था, यह कायदा था कि रात को 1:30 बजे तक चलता था नाच वाच, उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ, तो जो ठुमरी भाव से विशेष दूसरे दिन 10 बजे की महफिल, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक की भैरवी का प्रोग्राम कहलाता था। तो उसमें समापन होता था, मानो टोटल प्रोग्राम ये यानी डांसर आया है, तो सुबह से लेकर शाम तक, समझ लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक कोई डांसर है, तो ये सब दुर्गा जी में चलता है। इस तरह बच्चे जबकि फिल्म आपका समाप्त होता है, आपने सीखा फिल्म में एक डांसर के जीवन में, एक कथक डांसर में थे बिरजू महाराज, उनके बचपन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसके बाद भी सीखे, प्रतिष्ठाएँ कमाई, बहुत संघर्ष की जीवन में। आपको भी थोड़ा बहुत संघर्ष करने चाहिए आपके लिए। सर इसके प्रश्न अभ्यास करा दीजिए। तो चलो इसके प्रश्न अभ्यास के हम सारे प्रश्न को देख लेते हैं एक नज़र में। ये सब प्रश्न आंसर है, इसके हम आंसर इसे बना कर लाएँ आपके लिए। चलो क्या सवाल है? हाँ चलो, ये पहला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। चलो जल्दी जल्दी कर लें। जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज, जन्म आपने पढ़ा था 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी में हुआ था। टाइम हमने सब दिया है बुक में, इसलिए जीवनी इनका नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट आंसर लेके आया हूँ, यही ज़रूरी है। हाँ बुक पढ़े थे आप, ऑब्जेक्टिव जरूर करना, बुक में हाईलाइट जरूर कर लेना। सर नोट्स बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बन जाए, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं हो आपका। बच्चे राइटिंग तो बनेगा ना कम से कम। आपको देखो, आप लोग कंपटीशन की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो कि राइटिंग जरूरत नहीं है, आपको लिखित परीक्षा दे के आना है, तो आपको हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए। तो प्रश्न आंसर लिखने के डबल फायदे हैं, एक तो आपका आंसर क्वेश्चन याद हो जाएगा। बच्चे जी मैं एक एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपने पूरा कहानी पढ़ लिया है तो बिल्कुल आप उसका आंसर कर सकते हो, समस्या आपको नहीं होगा, ये आपके सुविधा के लिए नोट्स बना दिया गया है। इसी नोट्स के बच्चे पढ़ के पिछले बार 92 नंबर लाए हैं हिंदी में। आप चाहोगे तो अच्छे कर सकते हो, क्योंकि उनको आपसे थोड़ा पहले पढ़ाया जा रहा है और उनको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया गया, यानी आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हो ना, आपके पास एक प्लस पॉइंट बन रहा है। देखो यही 500 रुपये की हम बात कर रहे थे जो उनको देना पड़ा था दक्षिणा। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन बैंक, सारे क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक जरूर पलटेंगे एक बार, तब आपको ये फील आ जाए कि हमें क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। बहुत बड़ी कहानी थी बच्चा जी, आज मैं थक सा गया हूँ, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पूरा मुंह दुख गया है, इतना लंबा कहानी। और वन शॉट करना अपना हैबिट बनता है कि हम लोग वन शॉट सीरीज रखें हैं, तो वन शॉट्स ही बनना पसंद करते हैं वीडियो। तो इस तरह से आपके बुक वाले प्रश्न होते हैं। थोड़ा मैं देख लेता हूँ बुक में ग्रामर सेक्शन में क्या है। बच्चा जी व्याकरण आपको कहीं अलग से नहीं, यहीं से कर लेंगे तो आपका काम बन जाता है। मैं देखा हूँ बहुत बार, अपना इसमें रिसर्च है, शोध है, मैं देखा हूँ कि बच्चे इसमें अच्छा कर लेते हैं, अगर आपके पास ये है तो। चलो व्याकरण खंड में आते हैं। तो ये सब तो हो गया, ये सब हमने प्रश्न कर लिया, ये तो आपको पढ़ लेना है, सबने दी आपकी बुक में दिया है। चलो इसके मतलब इसमें व्याकरण नहीं है, इस चैप्टर में व्याकरण नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है व्याकरण, इस चैप्टर में व्याकरण था ही नहीं। ना है बच्चा जी, है मैं नहीं पढ़ पाया पूरा, ये है, यहाँ तक हम करे थे ना पुराने। 500 रुपये देख कर बांध लो। कौन सा क्वेश्चन था ये? 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कहाँ से? अच्छा एक एक्स्ट्रा में कराया हूँ, 15वां देख लें।
16। ठीक है, हाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया गया जो थोड़ा हट के पूछ लिया था। चलो ये हो गया। हाँ पाठ के आसपास ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, कथक क्या है इसकी, ये ध्यान देना चाहिए आपको। निम्नलिखित के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। चलो ये तो ठीक है, कर लेना। पाठ में कविताओं का भावार्थ लिखें, तो भावार्थ तो आप बिल्कुल समझते हैं। काल की रचना से, ये शायद ये करते हैं भाषा की बात, ये व्याकरण खंड है, इसको करना चाहिए हमको। तो नोट्स में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये अपने एक सहायक पुस्तिका है, मैं यहाँ से करा देता हूँ। सीखना है तो कहीं से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सही सीखना है। पूछ रहा है ये शायद 43 की बात रही होगी। ये कौन सा काल है, कौन सा काल है भाई? भूतकाल है, तो इसको आप कहेंगे संगिध। पूरा जानकारी नहीं है, थोड़ा हम इसमें इसको हम संगिध, इसको मैं साफ लेता हूँ, संदिग्ध, संदिग्ध है। भूतकाल, ये तो भूतकाल क्लियर है कि भूतकाल है ही है। हाल, यह हाल अभी भी है, ये कौन सा काल है? तो ये तो भाई अभी के बात चल रहा है, तो वर्तमान हो गया, इसको तो आपको टेंशन नहीं है, वर्तमान काल की बात है। उस उम्र में न जाने क्या नाश्ता और रहूँगा, ये तो बीता हुआ काल है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? बीत चुका है, तो इसको आप बोलेंगे भाई अच्छा जी उस उम्र में न जाने में क्या नाश्ता रहा हूँगा, ये भी क्लियर इनको नहीं है, तो यही हो गया भूतकाल। यही वाला फिर से लिख दीजिएगा, संगिध भूतकाल, इसमें भी क्या भर देना है? संगिध भूतकाल। अब 50 रुपये के रिक्शे पर खर्च करता हूँ और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग से काट लेते थे यानी यह भी काम बीत चुका है, तो ये भी भूतकाल। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ाता रहा मैं, ये भी काम बीत चुका है, तो ये भी भूतकाल हो गया। तो ये ग्रामर के क्वेश्चन बन चुके आपके व्याकरण के। चलो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य की बनावट में बदलें, अर्थ की रक्षा करते हुए वाक्य को बनावट में बदलें, तो इसको ज़रूरी नहीं है, ये मुझे नहीं लगता है। मैं अव्यय से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में चल रहा है। ये सब इतने लंबे चौड़े नहीं पूछेंगे आपसे। अव्यय चुन के बदले, इसमें अव्यय क्या है? कहते हैं वाक्यों में अव्यय चुनकर चुनाव करें। इसमें अव्यय क्या है? ये सवाल है कि जब अंडा कहकर पूछे तो मैं नहीं खाता था, पर मूंग की दाल कहे तो मैं बड़े मज़े से खा लेता था। इसमें अव्यय क्या है? चलो इसका आंसर देख लेते हैं हम थोड़ा। 4 का प्रश्न है आपका। इसमें अव्यय क्या है? जब, तो, पर, तो। इसमें अव्यय का मैं टिक लगाता हूँ। अव्यय कौन कौन सा है? जब, दूसरा है तो, सर मैं कहाँ लगा रहा हूँ, पर का मतलब कहाँ ध्यान है मेरा? ये रहा। जब, ये अव्यय है, तो अव्यय है, जब अव्यय है, तो अव्यय है, और इस पर ये अव्यय है। और इसको बच्चे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ग्रामर अपनी जगह पढ़िएगा वही चैप्टर, यानी उसमें से क्वेश्चन रहता है। पर, तो, बड़े मज़े से खा लेता था, ये जब तो पर, इसको थोड़ा डिटेल में जाकर इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे व्याकरण से, तब क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के इसका अव्यय आपका ये रहा। इस लाइन में, एक सीताराम बगला करके लड़का था अमीर घर का, इसमें बताएं अव्यय क्या है? तो इसमें एक अव्यय है, एक, बाकी तो नॉर्मल वाक्य है। बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनका मैं 10वां क्या सकूँ, मुझे पिताजी का 10 कर्म करना था, तो घर में बिल्कुल इसमें अव्यय है, बिल्कुल। बाकी तो हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। और एक की, ये भी अव्यय है। घ नंबर में देखिए, फिर वही बात, फिर, जब, तो, की भी हो जाएगा, तुम परमानेंट हो गए हो। चलो, ये अव्यय थे इसमें, तो इसको थोड़ा अलग आप लिख लीजिएगा। इसमें अव्यय कौन है? ये अव्यय चुनना था, हमने अव्यय चुन लिया। बाकी तो हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। वजह इस चैप्टर में कुछ मुहावरा है, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा अलग से। थोड़ा मुहावरे से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछाता है आपसे बार बार मुहावरा से।
फिर हम चलेंगे बच्चे जी वहाँ पर क्या बोलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। टेंशन मत लो, अब बस इतना जब पढ़ लिए तो थोड़ा सा 2 बार में लेक्चर देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। चलो यहाँ क्या पूछता है, हाजिरी लगाना मुहावरे का अर्थ होता है। हाजिरी लगाना मतलब उपस्थित होना, इतना ही याद करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाजिरी लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन में क्या टिक मारिएगा, उपस्थित होना। गुजर गए यानी मर गए, गुजर जाना, वो गुजर गए कौन सा मुहावरा है, मर गया। लोग नहीं, गुजर गए, पिताजी गुजर गए। खराब दिन शुरू होना वर्ग तो दुर्दिन आना यानी गरीबी आना। तसल्ली होना यानी आश्वस्त होना, तसल्ली हो गया। ये व्याकरण मुहावरा था, इसको कर लिया आपने। चलिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पहले पेपर 2023 देख लेते हैं, 2023 कर लेते हैं। उसके बाद बच्चा जी अपना सीरीज आएगा, टेंशन मत लो। अभी सब हम सबके बोर्ड से पहले आपको मैं पूरा एनालाइज करके पूरा के मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक सब कराएंगे हम। फिलहाल अभी तो आपको जो दे रहा हूँ कम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आएगा। तब तक आपको फर्ज बनता है जो व्याकरण खंड है इसको आप थोड़ा पढ़िए, जो पूछा गया टॉपिक उसको थोड़ा खुद से रीड कीजिए। सामाजिक गणित बच्चे 2023 में इस चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों को देख लेते हैं एक बार। चलो क्या सवाल है, बिरजू महाराज का संस्कार किसने किया, किसने उनसे इंटरव्यू लिया? उनकी जो छात्रा थी, शिष्या थी रश्मि वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन सही दिया है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? शुरू में लिखे थे कि 1938 में हुआ था, और अपर डेट नहीं दिया, लेकिन 4 अप्रैल भी हम डेट याद कर सकते थे, और डेट पूछता तो। अब बता बच्चे, दोनों क्वेश्चन पूछा है तो क्या ये 2023 वाला से नहीं बनेगा? पढ़ने के बाद चैप्टर से बाहर थोड़ी पूछ लिया है, नहीं सर। चलो इसमें सब्जेक्टिव क्या पूछा है इस पर थोड़ा देख लेते हैं। सब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं है, इस चैप्टर से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव पूछा था। चलो अब चलते हैं हम आपको हिंदी में लेकर लास्ट में क्वेश्चन बैंक की तरफ। थोड़ा क्वेश्चन बैंक देखना बहुत जरूरी है, PYQ अपने कर लिए तो काम हो गया। हिंदी आ गया अपने, हिंदी में व्याकरण आ गया। जीत मैं निरखत हूँ अभिन्यो, परंपरा का मूल्यांकन हो गया है। आज हम पढ़ें जीत मैं निरखत हूँ। देखो सिर्फ ये क्वेश्चन बोर्ड वाला है, ये बिहार बोर्ड ने जब तक पूछा उसी के बाद हम कर रहे हैं। सवाल है, कर लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे? वाह, लखनऊ घराने के थे कि नहीं थे? क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा? क्वेश्चन लड़ गया है। चलो, बिरजू महाराज का संबंध है तबला से, संतूर वादना से, बांसुरी वादन से, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका 2 नंबर बताइए। 2 नंबर का 2 का डी हो जाएगा, क्योंकि वो कथक से था। उनका संबंध किससे था? कथक से। न संतूर से था, न तबला से, न बांसुरी से था, उनका कथक संबंध है। इनमें से कोई नहीं, 2 का डी हो जाएगा। 3 आए, जीत मैं निरखत हूँ पार्ट्स के लेखक कौन है? अरे खुद वही है, बिरजू महाराज हैं, खुद उन्हीं की कहानी है ये। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अवार्ड कब मिला था? ये कितने साल के थे? तो लोग बताए थे, जब उनकी शिक्षा पूछी थी कब मिला था आपको। ये सब को आपको मुझे बुक में कैसे करना, मैं आपको बताऊँ आप कैसे नोट्स बनाएं। देखिए जब इनसे प्रश्न पूछी थी कि आपको अवार्ड कब मिला था, तो मैं कहाँ से पढ़, ये रहा। तो मैं तो हाईलाइट किया हूँ, आप भी सारे प्रश्न को ऐसे ही हाईलाइट कर देना, हाईलाइटर लीजिएगा। जो जो ऑब्जेक्टिव पूछा है उसको घेर लेना, कि आपको याद रहे कि मैं जब बुक दोबारा कभी रीड मारूँ परीक्षा से पहले, तो आपको दिमाग जाए कि हाँ हाईलाइटर पर ध्यान गया, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, आपको इसे याद रहे बातें। तो छोटी छोटी कलाकारी इसमें करना है, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ, थोड़ा इसमें खेलो कूदो, कितना अच्छा काम है ये सब, इसी करना अच्छे बनोगे तुम। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी भाई? चाचा से? अरे पिताजी से मिला था उनको, बाबूजी से। बिरजू महाराज किस शैली के नाटक थे? कथक थे, कथक डांस थे वो। तो 6 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया है। 7, बिरजू महाराज के चाचा क्या नाम था? ये सवाल पूछ लिया आपसे। 7 नंबर बताइए जल्दी से, आपने पढ़ा था पूरा कहानी। तो शंभू महाराज था इनके चाचा का नाम, सब खोजिएगा बुक में जाके। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, तबला के रूप में? तो ये नर्तक के रूप में थे। तो 8 का ये हो जाएगा, मिला लेते हैं, बिल्कुल दिया है। और क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है बच्चे जी, इस सिर्फ क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा ज़्यादा कराऊंगा। जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की विद्या क्या है, कैसी विद्या है? तो ये साक्षात्कार है। ये शंभू महाराज बिरजू महाराज जी कौन थे? तो उसी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। शंभू महाराज जी के चाचा थे, क्या थे? चाचा थे। तो 10 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 11, हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे, अरे संदेश वाहक। ये देखो हो, इसीलिए बोलता हूँ शब्द निधि पढ़िए, शब्द निधि पढ़िए, शब्द निधि पढ़िए। देखो मैंने इसको घेरा भी था थोड़े पहले, देखिए मैं आपको नोट्स में घेरा था कि नहीं घेरा था इसको? संदेश वाहक।
अब बोलो आपके क्वेश्चन में कोई गलत कर देगा? नहीं सर, ये मैथमेटिक्स नहीं है बच्चा जी किसको याद करना है, इसको तो बुक से ही वेरीफाई कर लेना है कि मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊँ क्वेश्चन का आंसर निकाल। इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसमें बुक से ही वेरीफाई करना है। चलो ये सब कर लेना बच्चा जी, 20 तक कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, सब कुछ है। चलो हो गया, 20 तक कर लिया। एक बार सर जी लोग चिल्लाएंगे, सर थोड़ा प्रश्न आंसर दिखा दीजिए क्या क्या पूछा गया है। ये प्रश्न है, देख लीजिए। लिखने वाले में सभी ये सब अभी तक पूछा गया है। 18 में, 20 में, 13 में, 14 में, 12 में, 20 में, 22 में, 23 में नहीं पूछा गया था, यानी इस साल आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखें, और ये 20 जो प्रश्न किया था 20 का यहाँ पर आंसर शीट है, मिला लीजिएगा। इसमें ब्रिलियंट में अच्छा काम किया, ब्रिलियंट ने आंसर शीट इन्होंने अच्छा बनाया है। अब सर आपके नोट्स में क्या है? तो मेरे नोट्स में यही होगा जो आपके क्वेश्चन बैंक में था। फिर भी एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ कि हम लोग के नोट्स में क्या है जो हाथ से लिखा गया है। फिर भी आपके आएंगे तो मैं जैसे बोला हूँ आपको एक पेज छोड़ना होगा, जब बोलेंगे तब। थोड़ा छोटा कर लें, चले ये सब देख लीजिए। वही सब प्रश्न हो सकता है मिलता जुलता होगा, तो डबल आपको नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसको मत लिखिएगा, जो नया है उसी को ऐड करना है। इसमें मेरे पास 21 क्वेश्चन है। बच्चा जी हर चैप्टर से आपको नंबर मिलते हैं, सारे चैप्टर से नंबर मिलते हैं। सब पढ़ के जाओ कि कोई चैप्टर से दिमाग से निकला, कोई ना कोई तो आपको बचा ही लेगा। चलो 21 था इसमें, और एक बार तो इसको जरूर करना चाहिए। 21 किया आपने, अब इसमें से मिला लीजिए कौन क्वेश्चन नया है। इसमें से जो नया होगा इसको ऐड कीजिएगा, जो पुराना होगा छोड़ दीजिएगा। जी चलो एक बार मैं थोड़ा इसको जूम करूँगा। चलिए पहला सवाल है कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? उनके बाबूजी ने बांधा था। उनके बाबूजी ने, चाचा जी ने, गुरुजी ने, बाबूजी ने, माताजी ने। कितने पैसे लिए थे? 500 रुपये लिए थे। पहला क्वेश्चन हो गया, देख लीजिएगा। नोट्स में नहीं तो जरूर ऐड करना है। सर लिखना पड़ेगा नोट्स में? हाँ बिल्कुल लिखना है, राइटिंग के लिए लिखना है और अपने नोट्स को रिवीजन करने के लिए लिखना है। नटरंग शीर्षक का संपादक किसने किया? नटरंग शीर्षक पत्रिका संपादक कौन है? 2 का आंसर बताइए। 2 का इसमें दिया रश्मि वाजपेयी है, ये उसकी संपादक थी और इनका इंटरव्यू ले रही थी। जी जीत मैं निरखत हूँ, क्या है ये? तो ये क्वेश्चन हो चुका है, देख लीजिएगा। इसको नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन हो गया मत लिखिएगा, जो नया होगा उसी को लिखिएगा। थोड़ा छोटा करें और एक बार आपको दिखा दें। फिर से बोल रहा हूँ बच्चे जी बार बार कि जो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है अभी तक, इसको ऐड कीजिएगा, जो होगा उसको छोड़ दीजिएगा। दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि हमको समय बचाना है बच्चे जी। आपके एग्जाम आ रहे हैं। 16 क्वेश्चन हो गया, सारे के आंसर खुद से कर लेने हैं आपको। ये अच्छा भाई, टारगेट ने बहुत क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको 21 था, इसमें बहुत दिया, 32 हो गया। इसमें लगभग जो नया है जरूर लिखिएगा बच्चा जी। जरूर नहीं कि जो पूछा है वही पूछा गया, आपसे नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्होंने टारगेट ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि कुछ इसके आंसर मत जाइएगा, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आप खुद से करना है, खुद से ढूंढना है। चलो, क्योंकि आपके पास होगा बुक, तो उसमें से आंसर मत याद कीजिएगा, आपके बुक में जाना है, बुक में हाईलाइट कर लेना है। मैं देखूंगा अपने ऑफलाइन में कि मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं जो ये काम करते हैं। तो 54 क्वेश्चन इसमें थे, एक सुधर कर आ गया, वो क्वेश्चन बेस था। जो नया था उसमें ऐड करना था। टोटल देखिए, टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और एक पे छोड़िएगा। सब क्वेश्चन करने के बाद एक पे छोड़िएगा, क्योंकि मेरा भी खुद का रिसर्च आने वाला है, खुद मैं इसको सर्च करके लाऊंगा। मैं भी एक बार कंप्लीट नोट्स बना के लाऊंगा आपके लिए रिवीजन बोर्ड से पहले। तो एक पे छोड़ के तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले चैप्टर के लिए इंतजार कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत कोशिश किया हूँ कि आपको एक शॉट में इस वीडियो को लपेटा हूँ। इतना आसान लेक्चर आपको जल्दी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके मैं मस्तिष्क में पूरी बातों को गहराई से पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश रही थी। शुक्रिया।